स्वागत साथियों, आप सभी का आपसे अपने प्यारे मल्टीपर्पज चैनल सक्सेस शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं और उसी क्रम में हमारी जो 2 यूनिट थी जिसमें हमने कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर सिस्टम इन दोनों को कंप्लीट करके पढ़ लिया है। और आज जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है तीसरी यूनिट जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसी के अंतर्गत आपका आएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आपकी इस पूरी वीडियो की खास बात ये होती है कि आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने होते हैं, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसकी सारी पीडीएफ आपको स्लाइड के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के आप इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी यूनिट जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कोई भी कंप्यूटर हो उसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे छोटे सॉफ्टवेयरों का संयुक्त समूह होता है जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य करने की स्थिति में आता है। इसे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। आपको ये खास बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसको मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन भी जान लीजिए। क्योंकि यह कंप्यूटर से जुड़ी सभी डिवाइसों पर नियंत्रण रखता है तथा यह सभी कंप्यूटर और हार्डवेयर के मध्य प्रबंधन स्थापित करता है। प्रबंधन का मतलब होता है ऐसा कॉम्बिनेशन सेटलमेंट करता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में जुड़ करके आपका काम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको वेरियस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो हमारा पहला है वो है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी खास बात क्या होती है, तो इस सिस्टम में एक समय में केवल एक ही काम किया जा सकता है। ध्यान रखना आपको, इसका नाम जैसा नाम है वैसा काम है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम में एक समय में केवल एक ही काम किया जा सकता है। जैसे यदि आप डेटा टाइप कर रहे हैं, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ यदि आप म्यूजिक सुनना चाहें तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। और डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपको यहाँ पे प्रयोग के आधार पर जो पहला था वो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा है हमारा सिंगल यूज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम पे आपको फोकस करना है कि नाम यहाँ पे क्या क्या रहा है। तो सिंगल यूज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें यूजर तो एक ही होता है, यानी कि जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है पर्सन वो एक ही होगा, परंतु एक समय में वह एक से अधिक कार्य कर सकता है। जैसे कि मैं यूज़र हूँ, तो यदि मैं डेटा टाइप कर रहा हूँ और उस डेटा टाइपिंग के साथ साथ मुझे म्यूजिक भी सुनना है तो मैं म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। किसी फाइल को मुझे स्कैनर की हेल्प से स्कैन भी करना है तो वो भी मैं साथ साथ कर सकता हूँ। तो आप बहुत सारे काम एक ही समय में एक यूज़र कैसा कर सकता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज़ हुए, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, बहुत सारे इसके सिंगल यूज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब इसका जो तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर यानी कि एक से ज़्यादा यूजर हो सकते हैं और मल्टीटास्किंग मतलब वर्क भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक से अधिक लोगों द्वारा कंप्यूटर पर वर्क किया जाता है। जैसे जो इस प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनका यूज़ सबसे ज़्यादा बैंकों में होता है। आपने देखा होगा कि ये बैंकों में आपस में जो लोग वर्क करते हैं, मैनेजर का काम अलग होता है, ठीक है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसका काम अलग होता है और कैशियर होता है उसका काम अलग होता है। लेकिन जो सारे नेटवर्क होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि जब वो आपके जो अकाउंट नंबर होता है किसी भी एक कंप्यूटर में डालते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन सारे कंप्यूटर में शेयर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ, ये सब बैंकिंग तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है और वहाँ पर इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं प्रोसेसिंग के आधार पर। ठीक है, ये तो आपके प्रयोग के आधार पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग के आधार पर। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना क्या बात लिखी है यहाँ पे, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कार्य क्रम से होता है। क्रम से होने का मतलब होता है जब एक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगला काम स्टार्ट होगा। तो जब तक एक क्रम समाप्त नहीं होता है तब तक आप दूसरे क्रम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसीजर का मतलब ही होता है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और दूसरा जिसमें आता है वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब होता है इकट्ठा काम करना। मतलब कि अब जैसे कि आप अकेले हैं, आप अकेले में आपको कोई काम करना होता है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जब आप वही काम ग्रुप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करेंगे तो वो काम कम से कम या जल्दी समय में हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, इसमें यूज़र कंप्यूटर से सीधे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें ऑफलाइन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप हैं, आपने फ़ोन कर दिया उसको, अपने दोस्त को कि चलो तुम भी ऐसा कर लेना, लेकिन आप उसे डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली यानी कि ऑफलाइन मोड में इसमें डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है तथा प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए एक तरह के कार्य को समूह में रखकर चलाया जाता है, यानी कि ग्रुप में काम करने की प्रोसेसिंग जो खास प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं उनको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है, जैसे कि आपको पीछे भी बता चुके हैं प्रयोग के आधार पर था, इसमें भी क्या होता है जैसा नाम है, इसमें दो या दो से अधिक कार्य एक ही समय में किए सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम एक समय में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें एक सिस्टम में कई प्रोग्राम एक साथ संपादित हो सकते हैं, ठीक है। आप वही सेम इसका वर्क है जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मात्र थोड़ा सा फर्क है। टास्क का मतलब होता है वर्क और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है बहुत सारे एप्लीकेशन जिनको आप रन कर रहे हैं या फिर आप उनको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्राम में आप बहुत सारे जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बना सकते हैं, एक समय में एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो कई प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं वो एक साथ आपके संपादित किए जा सकते हैं। और इस मल्टीटास्किंग का एक और काम भी होता है कि जटिल से जटिल मेमोरी को ये सुरक्षित रख सकता है और उस पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, जो हमारा है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। 5वां नंबर का हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें प्रोग्राम का परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है, जैसा कि नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि तुरंत, ठीक है। और इस परिणाम को अगली गणना में जो अगली नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी उसमें ऐड कर लिया जाता है। कोई भी कार्य जो निरंतर चल रहा हो हमारे जीवन में तुरंत उत्तर प्राप्त होने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जो वैल्यू है घटता रहता है, बढ़ता रहता है और डे बाई डे, आवर बाई आवर चेंज होता रहता है। तो उसकी जो जांच होती है, उसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसकी जो जानकारी होती है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हमको प्राप्त हो पाती है। तो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम लोगों की दैनिक लाइफ में जो और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संपादित होती हैं? तो पहला यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है स्टॉक मार्केट कोटेशन। स्टॉक मार्केट कोटेशन वाले स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू होती है वहाँ पे जो निफ्टी होता है वो कभी बढ़ता है, कभी उछाल मारता है, कभी कम होता है। तो उसकी हमको रियल जानकारी देने के लिए जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वहाँ पे वर्क करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जान सकते हैं उत्पाद का वर्तमान स्तर। तो आप जो भी गेहूँ हुआ, दाल हुआ, जितनी प्रकार की फसलें हुई या आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनके दाम दैनिक जीवन में घटते और बढ़ते रहते हैं। तो दैनिक जानकारी के लिए हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके ही उसकी तुरंत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी अपराधी का डेटा फाइल खोजना हो, ठीक है, ये भी आपके पुलिस सर्वर से जुड़े हुए डाटा होते हैं जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो होगी नहीं। बढ़ते हैं आगे। अब वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है आपका डॉस। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका विंडोज़, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर घर में जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं मोस्टली आपका 80% तक विंडोज़ ही वर्क करते हैं उनमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैसिंटोस, नेक्स्ट आपका लिनक्स और नेक्स्ट आपका यूनिक्स, ठीक है। ये सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। यूबंटू भी उनमें से सबसे ज़्यादा प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब भी आप नए लैपटॉप्स वगैरह खरीदते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूबंटू उसमें प्री इंस्टॉल्ड के रूप में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन तथा उसके अवयव। जैसे कि अब आपका ये जो आप लोगों ने ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में तथा उसके कंपोनेंट के बारे में। तो डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है। डेस्कटॉप विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कि जो आप पूरे विंडो ऑपरेट कर रहे हैं तो आप उसको कैसे रन करा पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, तो वो डेस्कटॉप की हेल्प से ही करा पाएंगे। यानी कि आपके कंप्यूटर की खुलने वाली पहली स्क्रीन या जिसको होम स्क्रीन भी कह सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको कुछ आइकन्स दिखेंगे और उसके दाईं ओर की जो स्क्रीन पर होते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं माई कंप्यूटर हुआ, माई नेटवर्क प्लेस हुआ। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उसी में आपका आता है स्टार्ट बटन, टास्क बार आइकन। इनको एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो विंडोज़ के जो विभिन्न भाग होते हैं इस स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये है आपका क्या है, स्टार्ट बटन है, ठीक है। और ये जो पूरा आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्क्रीन होती है इसको टास्क बार कहा जाता है, ठीक है। और ये विंडोज 7 का आपका सेटअप बॉक्स है और यहाँ पे साइड में आपका शट डाउन का ऑप्शन दिया गया है। और ये ऑल प्रोग्राम्स भी आते हैं, इसको मेन्यू सेपरेटर कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मेन्यूज मिल जाएंगे, इसको सब मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ ये ऑप्शन दिख रहा है ये आपका है
सर्च बॉक्स, जहाँ पे आपकी कोई भी फाइल है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारा इनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगी। अब इसके और भी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सा आपका एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको ये 3 आइकन्स दिख रहे होंगे। तो ये लास्ट वाला आइकन है, इसका मतलब होता है क्लोज बटन, और ये बीच वाला होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज बटन, यानी किसी भी आपकी जो स्क्रीन होती है उसको बड़ा करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये होता है मिनिमाइज बटन, यानी कि उसको छोटा करने के लिए मिनिमाइज बटन होता है। और पूरा जो यहाँ पे उसका नाम लिखा है, जो भी आप फाइल फंक्शन खोले हुए हैं उसको टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, अलग अलग फाइल हुआ, एडिट हुआ, व्यू हुआ, फेवरेट, टूल्स, हेल्प आदि, ये सब आपके मेन्यू बार हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका स्टेटस बार होता है कि आपका कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, और ये एड्रेस बार होता है। डायरेक्टली इस बार में आप अपना जहाँ पे आपकी फ़ाइल की लोकेशन है उस लोकेशन को डाल करके आप डायरेक्टली अपनी उस फाइल तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके ये, और ये कंट्रोल आइकन हुए, यानी कि आपको आगे जाना है, बैक जाना है, ये सब वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका विंडोज़ में नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है, यानी कि हाउ टू क्रिएट न्यू फोल्डर इन विंडोज़। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपकी होम स्क्रीन पर आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। वहाँ पे जाकर के आपको न्यू वाले ऑप्शन पर जाना है। न्यू वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये वाली स्क्रीन खुल के आएगी, और ये स्क्रीन खुल के आते ही आपको क्लिक करना है फोल्डर पे। ठीक है, और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक न्यू फोल्डर नाम का ऑप्शन फोल्डर बन के आ जाएगा। उसको फोल्डर को आप जो भी नाम देना चाहें वहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि आप फाइल या फोल्डर का नाम कैसे बदल सकते हैं, यानी कि गलती से आपसे कोई नाम डल गया और उस फाइल या फोल्डर का आप नाम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि रीनेम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइल या फोल्डर को किस प्रकार से रीनेम किया जा सकता है। जैसे जिस फोल्डर को आपका नाम चेंज करना है, यहाँ पर आप ये फोल्डर आपने एक सेलेक्ट किया हुआ है, न्यू फोल्डर है, इसका आप यदि नाम बदलना चाहते हैं तो इस पर जाते ही आपको पहले तो राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की स्क्रीन आपको खुल के आएगी, और इस प्रकार की स्क्रीन खुल के आते ही यहाँ पे आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे सेकंड लास्ट टर्म लिखा है रीनेम। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे नीचे को आपको नाम बदलने करने के लिए एक आइकन ब्लिंक करने लगेगा, वहाँ पर आप जा करके उसका नाम, फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो फाइल्स की नेस्टिंग, अब अगला जो टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसका अक्सर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज नेस्टिंग, यानी कि नेस्टिंग क्या होता है, फाइल्स की नेस्टिंग किस प्रकार से की जा सकती है। तो किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, यानी कि फोल्डर इनटू द फोल्डर, यानी कि आपको एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आप कई सारे फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की क्रिया ही नेस्टिंग कहलाती है। ध्यान रखना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने की ही क्रिया क्या कहलाती है, नेस्टिंग कहलाती है। और किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, जैसे कि आप जिस फोल्डर में आप नेस्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस फोल्डर को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद उसमें आपको ये एक शॉर्ट की दबानी है, Ctrl+Shift+N। जब आप तीनों ये बटन कीबोर्ड के हेल्प से प्रेस करेंगे तो आपके फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक नेक्स्ट आपका सेटिंग आता है कंट्रोल पैनल। आपके विंडोज़ का सबसे मेन पार्ट है तो यही है कंट्रोल पैनल। ये आपका GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक पार्ट होता है, जो यूजर को सेटिंग व्यवस्था को देखने, कंट्रोल तथा उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है। यानी कि आप जो डेटा साउंड हुआ, माउस क्लिकिंग हुआ, माउस की स्पीड हुई, ठीक है, बहुत सारे प्रिंटर्स को ऐड करना, ब्लूटूथ को खोलना, वाईफाई ऐड करना, ऑन करना, सारे फंक्शन आपके कंट्रोल पैनल से ही वर्क करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल आपके कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं रिसाइकिल पिन की। ये भी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। तो रिसाइकिल पिन का मतलब होता है कि जो आप फाइल, आपके कंप्यूटर में जो फाइल या डाटा है वो आपसे डिलीट हो जाते हैं। अब या आप खुद से डिलीट करें या आप जानबूझ के डिलीट करें या आपकी गलती से डिलीट हो जाए, तो वो फाइल डिलीट होने के बाद आपकी रिसाइकिल पिन नामक फोल्डर में पहुँच जाती हैं। आपके कभी तो ये होम स्क्रीन पर ही होता है, नहीं तो आप सर्च बॉक्स में जा करके आप डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में जा करके। तो जैसे आप उसको सर्च बॉक्स में रिसाइकिल बिन टाइप करेंगे तो आपका ये फोल्डर खुल के आ जाएगा। तो जो फाइल आपसे डिलीट हुई हैं या जो फाइल आपने डिलीट कर दी हैं, ये फाइल वहाँ पे पहुँच जाती हैं। तो रिसाइकिल बिन में आप उनको रिस्टोर करके आप उनको दोबारा जिस लोकेशन से डिलीट हुई थी उसी लोकेशन पर वापस पा सकते हैं। ठीक है, अब खास बात यह है कि यदि आप कोई फाइल जानबूझकर डिलीट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो फाइल आपके रिसाइकिल बिन में ना पहुँचे, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी फाइल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट करना है। शिफ्ट दबाए रहिए, उसके बाद डिलीट कीजिए, तो वो वाली फाइल आपकी रिसाइकिल बिन में नहीं पहुंचेगी। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है उनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे Ctrl+P, यदि किसी भी पेज को आप फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P डायरेक्ट करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+C यानी कि किसी चीज़ को कॉपी करना है तो Ctrl+C का इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज़ आपने कॉपी की है उसको कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना है तो Ctrl+V लगा करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। और किसी कोई भी आप काम कर रहे हैं और गलती से आपसे वो काम हट गया तो Ctrl+Z करके आप उस काम को वापस जैसा कि तैसा ला सकते हैं, और उसको वापस ज्यों कि तो गलती से वो आ गया, आपने चेक कर लिया कि नहीं मैंने सही किया था, तो Ctrl+Y करके वापस पुनः उसी प्रकार की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। तो Ctrl+Z का शॉर्ट टर्म नाम आप याद कर सकते हैं अंडू, और Ctrl+Y का शॉर्ट टर्म नेम होता है रिडू। ठीक है, तो ये भी आपके शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो जो तीसरी नोट थी उसमें आपको जितने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बारे में पता होना चाहिए था वो मैं आपको आज बता चुका हूँ। अब आप इससे जो भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और जो भी आपके कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उनको देखिएगा जरूर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो BTC DLED के फर्स्ट सेमेस्टर के प्रतिशत हुए हैं उनको साथ ये वीडियो शेयर करें।